गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज अपने इसमें पढ़ेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी नाजियों का जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या था। अब देखो, द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो, नाजियों ने जो भी क्राइम्स कमिटेड किए वो क्या थे, किससे लिंक थे? सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। वो खास तरह की मूल्य मान्यताओं और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। अब नाजी आइडियोलॉजी वाज साइनोमस ऑफ विद हिटलर वर्ल्ड व्यू। अब नाजियों की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या था? हिटलर के जो वर्ल्ड व्यू है उसका साइनोमस था, यानी उसका पर्यायवाची था। हिटलर वर्ल्ड के दृष्टिकोण, वर्ल्ड व्यू क्या था हिटलर का, उसका एक पर्यायवाची था, यानी साइनोमस था वो। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की। अब देखो, जो ये दृष्टिकोण था इसका, हिटलर का वर्ल्ड व्यू था, अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। वो सोचता था कि इसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो सारे एक समान नहीं हैं, बट ओनली रेशियल हायरार्की, ये नस्ली आधार पर या तो बेहतर हो सकते हैं या फिर कमज़ोर हो सकते हैं। यानी वो रेशियल हायरार्की मानता था, उनको नस्ल के आधार पर लोगों को देखता था, या तो वो बेहतर होंगे या कमज़ोर होंगे वो। इन दिस व्यू, इस नज़रिए से ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर आर द टॉप, ये सबसे टॉप पे थे। जो हिटलर का व्यू था भी, या तो सबसे बेहतर या सबसे कमतर। तो इस व्यू से जो ब्लॉन्ड थे, नीली आंखों वाले थे और नॉर्डिक आर्यन थे, ये सबसे टॉप पर थे, यानी ये सबसे शक्तिशाली थे। वाइल जूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रेंज, और इसमें जूस थे, जो यहूदी थे, वो सबसे निचली पायदान पर आते थे, यानी सबसे कमतर थे, ये सबसे कमज़ोर थे। दे केम टू बी रिग्रेट एज एन एंटी रेस, द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस। अब देखो, वो जो जो ज्यूज थे वो इनको मानता था एंटी रेस, रिग्रेट करता था इनको वो। ये भी यहूदी है, उनको ये नस्ल विरोधी मानते थे, यानी आर्य थे जो, उनको आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यन, उनका कट्टर शत्रु मानते थे यहूदी को वो। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। बाकी दूसरे जो लोग थे, है ना, बाकी दूसरे लोग हैं, उनको उनके कलर के हिसाब से जर्मन जो आर्य थे और यहूदी है उनके बीच में रखा गया। ठीक है। हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखो, जो हिटलर का जो व्यू था ना, ये हिटलर की जो सोच थी, रेशियल नस्ली सोच, वो किस पे आधारित थी? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे जो थिंकर्स थे, उनके विचारों पर आधारित थी इसकी सोच। अब देखो, ये बोलता, डार्विन वाज ए नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन थे, वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था? हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो, डार्विन पता लग गया, अब नेचुरल साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया था। भी पौधे हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और पशुओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, चार्ल्स डार्विन ने बताया था। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी प्रकार से जो हर्बर्ट स्पेंसर था, उसने बताया था अतिजीवितता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया था हर्बर्ट स्पेंसर से। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पेसीज सर्वाइव ऑन द अर्थ दैट could adapt themselves to changing climate condition।
इस विचार का मतलब क्या था उनके, कि वो प्रजातियां बदली हुई पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन है, उनके अनुसार अगर खुद को डाल सकती है तो वो पृथ्वी पर जिंदा रह सकती है, ठीक है, अन्यथा वो जिंदा नहीं रहेगी। वी वुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट व्हाट ए प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब देखो, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो चार्ल्स डार्विन के चयन का सिद्धांत था उसको अपने विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा जा सकता था। उसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन यानी मानव का हस्तक्षेप है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कभी भी इसकी वकालत नहीं की थी। हाउएवर, लेकिन his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples। लेकिन नाजी से उन्होंने दलील बहुत ज़्यादा सरल थी, उनकी ईजी थी। वो जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। देखो, जो राशिद जो थिंकर्स थे और जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जो पराजित समाज थे, जो हार चुके थे, ठीक है, उनको अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए उन्होंने चार्ल्स डार्विन का जो विचार था उसका सहारा लिया था। द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपली, नाजियों का जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा ही सिंपल था। द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुल प्रीस। वो कहते जो स्ट्रोंगेस्ट रेस है वो तो जिंदा रहेगी और बाकी जो कमज़ोर है वीक एंड द वीक वन वुड परीस, और जो कमज़ोर नस्लें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट। आर्यन जो नस्ल है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, उसे अपनी जो प्योरिटी है वो बनाए रखनी है। बिकम स्ट्रोंगर, उसे ताकत हासिल करनी है। एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड है उसको डोमिनेट करना है, यानी दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिटलर इज आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम ऑफ और लिविंग स्पेस। हिटलर की जो दूसरी आइडियोलॉजी थी वो किससे संबंधित थी? लेबेंसराउम या लिविंग स्पेस, जीवित परिधि की जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित थी। ही बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। वो कहता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हैं उनको अपने कब्जे में ले, यानी एक्वायर्ड करे उनको, ठीक है। दिस वर्ड इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स और न्यू लैंड्स टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। अब कहता था ये, इससे क्या होगा, जो मदर कंट्री है, मातृ देश है, उसका जो एरिया है वो भी बढ़ेगा और नए जो इलाके हैं वहाँ जाकर लोग बसेंगे तो अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में भी मुश्किलें उन्हें पेश नहीं आएगी। इट वुड आल्सो इनहेंस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। और हिटलर की नज़र में इस तरह से जो जर्मन राष्ट्र है उसके लिए क्या होगा, मटेरियल रिसोर्स और पावर ऑफ द जर्मन, उसके लिए संसाधन और बेहिसाब जो शक्ति है वो भी इकट्ठा की जा सकती है। हिटलर इंटेंड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। देखो, जो ईस्टवर्ड है पूर्व में हिटलर की जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था। हिटलर ईस्टवर्ड में अपनी सीमाएं हैं, टेरिटरीज है, उनकी बाउंड्री और फैलाना चाहता था
ताकि सारे जर्मन जो जियोग्राफिकली है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए। पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। और पोलैंड है इस अवधारणा की पहली प्रयोगशाला बना। ठीक है, तो ये था उसकी हिटलर की आइडियोलॉजी, वर्ल्ड व्यू था हिटलर का, नाजियों का वर्ल्ड व्यू जो कि हिटलर की आइडियोलॉजी पर आधारित था। फिर आगे देखते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। जो रेशियल स्टेट है वो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका, यानी नस्लवादी जो राज्य है उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई। ऑन द पावर वंस द पावर the Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। अब देखो, सत्ता में पहुंचते ही जैसे ही पावर में आ गए नाजी, उन्होंने सबसे क्या किया, नाजियों ने शुद्ध जर्मनों की विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपना था, उनका जो ड्रीम था उसको लागू करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्योर जर्मन बाय द फिजिकली क्लेमेंट ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजरेबल इन द एक्सटेंडम एम्पायर। ठीक है, नाजी वांटेड ओनली ए सोसाइटी और प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्य। सबसे पहले उन्होंने जो विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। ठीक है, नाजी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते। नाजी थे वो वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्यन, यानी वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जो कि पूरी तरह से प्योर और हेल्थी नॉर्डिक आर्यन है उनकी सोसाइटी हो। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजरेबल ओनली डिजरेबल। उनकी नज़र में कौन से लोग डिजरेबल थे? ओनली दे वर सीन एज वर्थी ऑफ प्रोपरजिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिजरेबल। केवल वे ही लोग जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था वो इसके योग्य थे, बाकी सारे के सारे अनडिजरेबल थे, अवांछित थे। दिस मीन दैट इवन दो जर्मन्स हु वर सीन एज impure और abnormal had no right to exist। तो इसका मतलब था कि जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिन्हें नाजी जो अशुद्ध या असामान्य मानते, जिन्हें नाजी या तो इम्प्योर मानते हैं या अब नॉर्मल मानते हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अंडर द एंथोनोसिया प्रोग्राम हेलमुट फादर अलोंग विद अदर नाजी ऑफिशियल्स हैड कमांडेडमेंट टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। अब देखो, यूथनेजिया क्या थी? दया मृत्यु थी ये, यानी दया मृत्यु। इस प्रकार के प्रोग्राम है, उनमें हेलमुट के पिता है वो नाजी अफसरों के साथ थे और उन्होंने असंख्य ऐसे जर्मन लोगों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मेंटली और फिजिकली अनफिट मानते थे। वो जर्मन लोग जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट थे उनको मौत के घाट उतारा था। इस प्रोग्राम का नाम था यूथनेजिया प्रोग्राम। ठीक है, दया मृत्यु। Jews were not the only community classified as undesirable। अब देखो, केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अनडिजरेबल माना गया था। देयर वर अदर्स, इसके अलावा मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फेरियर्स हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकली प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस।
इसके अलावा कई नस्लें और थी जिन्हें नियति के लिए अभिशप्त था। जर्मनी में रहने वाले जो जिप्सी थे, वो जो ब्लैक्स थे जो वहाँ रह रहे थे, पहले तो इनसे नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इनफीरियरिटी हु रिलेटेड द बायोलॉजी प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर एलियंस। पहले तो उन्होंने इनकी नागरिकता छीन ली और बाद में इन लोगों को मार दिया। दे वर वेरिडली प्रेस्क्यूड, इवन रशियन एंड पोल वर कंसिडर्ड सुबुमन एंड हैंस अंडर सर्विंग ऑफ एनी ह्यूमनिटी। इसके अलावा उन्होंने रूसी और जो पोलिश मूल के लोगों हैं उनको भी मनुष्यों में कमतर माना गया। When Germany occupied Poland and part of the Russia captured civilian were forced to work as slave labor। अब देखो, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ ही हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको उन्होंने स्लेव लेबर के रूप में काम कराना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। इनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मर गए। जूज रिमाइंड द रोस्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। जो नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल था वो किसका था? जूज का, यानी यहूदियों का। नाजी हेट्रेड ऑफ जूज हैड ए प्रेस्क्यूरर्स इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जूज। जूस के प्रति नाजियों की दुश्मनी का जो एक आधार था वो यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत जो घृणा थी वो भी थी। ठीक है, दे हैड बीन स्टेरियोटाइप्स एज किलर ऑफ क्रिस्ट एंड यूसरस। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। Until medieval time Jews were barred from owning land। ईसाइयों की नज़रों में यहूदी क्या थे? आतन हत्यारे और सूदखोर थे। ठीक है, दे सर्वाइव्ड mainly through trade and money lending। व्यापारी थे वो, आतन हत्यारे थे वो, और मनी लेंडिंग थे। ठीक है, they lived in separately market area called ghettos। बाकी समाज से इनको अलग कर दिया गया और ghettos यानी दबड़ा कहा जाता था इनको। they were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from their land। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहे। उनके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती थी उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता। जहाँ पर वो रहते थे ना, वहाँ से उनको भगा दिया जाता था। हाउएवर हिटलर हेट्रेड ऑफ जूज वाज बेस्ड ऑन पैसोडिस्टिक थ्योरीज ऑफ रेस विच हेल्ड that conservation was no solution to the Jews problem। It could be solved only through their total elimination। अब देखो, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह रास्ता क्या था? धर्म परिवर्तन। या तो वो अपने का धर्म है उसको चेंज कर ले। फिर बाद में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मनी की संस्कृति में वो ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति जो हिटलर की घृणा थी वो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण नहीं था। यानी जो यहूदी है उनकी समस्या का हल ये नहीं था कि वो अपना धर्म चेंज कर ले। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था। वो क्या था? यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म करना, टोटल एलिमिनेशन, यानी उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दे। फ्रॉम 1933 to 1938 द नाजी tried pupperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country। ये देखो, 1933 से लेके 1938 तक
नाजियों ने यहूदियों को कई प्रकार से आतंकित किया, यानी डराया, उन्हें दरिद्र कर बहुत ज़्यादा दरिद्र कर दिया, और उनके जीवन यापन के साधन हैं वो उनसे छीन लिए गए, और उन्हें जो दूसरा समाज था उससे अलग कर दिया गया। यहूदी है वो देश छोड़कर जाने लगे, एंड देम टू लिव टू द कंट्री, यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। द नेक्स्ट फेज, फिर अगले चरण में क्या हुआ, 1939 टू 1945, 1939 से लेकर 1945 के दूसरे दौर में, एंड द कंसंट्रेटिंग देम इन certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland। और 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदी थे जो जूस थे उनको खास इलाकों में इकट्ठा करने और बाद में पोलैंड में बनाए गए जो गैस चैम्बर्स थे वहाँ ले जाकर के मार देने की रणनीति अपनाई गई, यानी वहाँ ले जाकर के इनको मार दिया जाता था। द रशियल